वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ बिडियोबाड़ी से जरनैल कौर खालसा बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ बिडियोबाड़ी में बन रहे गुरुद्वारे के संघर्ष की कहानी को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, आज मैं आपको इस पूरे क्षेत्र को घुमाते हुए आगे की कहानी को बोलती हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। ये ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क की वही सड़क है जिसको बनाने के लिए मम्मी को बंधक बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ हमारा 350 सागौन का बगीचा था और खेत थे और 5 HP का ट्यूबवेल था जो हमारे हाथ से निकलकर यहाँ लड़के लड़कियों के हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी है, कैंटीन है, खेल का मैदान है। संगत जी, भाई के गुज़र जाने के बाद हम उस दर्द से उभर भी नहीं पाए थे। लोग हमें ताने देने लगे थे कि जवान लड़के के मरने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आई है। लेकिन हम तीनों जब थे साथ साथ, तो हम तीनों ने आपस में एक दूसरे से बातें की थी कि हम कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे। यही बात हमें हिम्मत देती थी। मम्मी और मैं एक दूसरे को समझाया करते थे। हम उस दर्द की वजह से उस समय घर से नहीं निकलते थे। तभी इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बाद हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू हो गया। हमने अपने वकील से कहा, जब इस जगह का शिलान्यास हुआ, हमने कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी, लेकिन कलेक्टर ने भी हमारी नहीं सुनी। उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं किया। मम्मी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी और इसीलिए वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी, बहुत अधिक चिंतित रहने लगी थी। 20 जुलाई 2007 को मैं तमनार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अपनी ड्यूटी करके लगभग शाम के 5 बजे घर आ रही थी। तब घर के रास्ते पर ही जिंदल ने अपने सिक्योरिटी गार्ड बैठाकर रखे हुए थे। उन लोगों ने मुझे घर जाने से रोका। हमारे बीच में झड़प हुई और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाने लगी। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। मैं बिल्कुल न्यूड थी। घर वहाँ से लगभग 55 से 60 मीटर की दूरी पर था। मैं उसी हालत में घर पहुँची थी। मुझे उस हालत में देखकर मम्मी और मेरे पति वो बहुत बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ये वही जगह है जहाँ पर मेरे साथ में ये घटना घटी थी। यहाँ से हमारा घर सीधे जाता है। मम्मी और मेरे पति सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर से मिलने के लिए गए, परंतु जिंदल के गार्ड्स ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जाने नहीं दिया। वो उस कॉलोनी के सामने से ही चिल्लाकर, चीखकर अपनी जो बातें बोल सकते थे उन्होंने बोला। इसके बाद वो घर आ गए। दूसरे दिन हम पुलिस स्टेशन इसकी FIR दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने ये FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया। इसके बाद मम्मी को उसी दिन खरगोड़ा कोर्ट से एक नोटिस मिला। तब हमें पता चला कि मम्मी पर शांति भंग करने का केस जिंदल ने लगा दिया था और दूसरे दिन मम्मी को कोर्ट में उपस्थित होना था। ये हमारे खेत हैं, ये आम का बगीचा है जो मम्मी ने बनाया था। इसमें से अब मुश्किल से 60-70 पेड़ ही बचे हैं। मम्मी को दूसरे दिन खरगोड़ा कोर्ट में उपस्थित होना था क्योंकि जिंदल ने उनके ऊपर शांति भंग का केस लगा दिया था। ये केस कुछ समय तक चला और उसके बाद में
कोर्ट से ही और जिंदल के लोगों ने मम्मी पर दबाव डाला कि इस केस में वो समझौता करें। मम्मी समझौता नहीं करना चाहती थी। तब उन्होंने उनसे कहा कि अगर वो समझौता नहीं करेंगी तो उनके दामाद को नक्सलाइट बताकर जेल में डाल देंगे। इसके बाद मम्मी ने अपने दामाद को बचाने के लिए इस केस में समझौता कर लिया। हमें ये बात समझ में आ गई थी कि अब हमें सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमें कुछ भी हो जाए, कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल, शायद हम हैं ही नहीं, किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगा था। हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जितने भी सामाजिक संगठनों को हम जानते थे, हर संगठन को हमने लिखा, हमने उनसे मदद मांगी। महिला आयोग, मानव आयोग, SC/ST आयोग, सभी जगह हमने मदद मांगी, पर कहीं से भी हमें कोई भी मदद नहीं मिली। सन 2010 के बीच में, सन 2010 तक मम्मी रिटायर हो गई थी। तब हमने सभी तरीके के सभी कार्यालयों में जहाँ भी हम जा सकते थे, RTI से सारे दस्तावेज निकालने शुरू किए। और सन 2011 में हमने इस पूरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कुछ दस्तावेज हमें RTI से मिले थे और कुछ दस्तावेज हमें RTI से आज भी नहीं मिले हैं। आज भी हम कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो कागजात ना तो सरकार दिखा रही है, ना जिंदल दिखा रहे हैं। कोर्ट में भी हम यही मांग रहे हैं, पर कोर्ट में भी उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस बीच हमारी परेशानियां और भी बढ़ती जा रही थी। अपनी ही ज़मीन से हमें खाली कराने के लिए जिंदल भी और सरकारी अधिकारी भी हर तरह की कोशिश कर रहे थे। वो जितना हमें प्रताड़ित कर सकते थे, वो कहीं भी चुप नहीं रहे थे। कई बार मेरा यौन शोषण हुआ। मैंने थाने में कई बार शिकायत देने की कोशिश की, लेकिन हमेशा भगा दिया गया। कहीं भी मैं अपना इलाज नहीं करा सकी। खुद ही मैंने अपना इलाज किया। हम कहाँ जाएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने अपने गांव में अपनी आँखों के सामने कई महिलाओं और पुरुषों को शराब में इस बीच बर्बाद होते देखा। सन 2002 और 2003 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने हमारे गांव को गोद लिया था। हमने कई जवानों को नशे में मरते हुए देखा, कई महिलाओं बेटियों को बर्बाद होते देखा। जो आप बीती मैं अपने परिवार की बता रही हूँ, ये सिर्फ मेरे परिवार की नहीं थी। इस क्षेत्र का हर एक व्यक्ति जो अपनी ज़मीन बचाना चाहता था, उसे किसी न किसी झूठे केस के आरोप में फंसा दिया गया। रोड एक्सीडेंट में कुछ लोगों को मार दिया गया, किसी को, और जिस तरीके से परेशान करके ज़मीन छीनी जा सकती थी, उस तरीके से लोगों की ज़मीनें छीनी गई। हमारे गांव के लोग अपनी ही ज़मीन पर आज नौकरी भी नहीं कर सकते। वो मज़दूर हैं, मज़दूरी भी उन्हें पूरी नहीं मिलती। फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से लोहे के जो टुकड़े बच जाते हैं, उनको चुनकर बेचकर वो अपनी जीविका चला रहे हैं। महुए की दारू बनाकर बेचकर वो अपनी जीविका चला रहे हैं। मुझ पर हुए इन सारे जो जुल्म, जो प्रताड़नाएं हुई, नवीन जिंदल और DK भार्गव को कोर्ट ने इसमें आरोपी पाया है और उन पर FIR दर्ज होनी है, उन पर उनकी गिरफ्तारी होनी है। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद इन दोनों ने कोर्ट में पुनर्विचार के लिए अपनी याचिका डाली है। आने वाली 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में मेरी पेशी है। सन 2018 में मैं 30 हज़ारी कोर्ट वकील से मिलने जा रही थी। तब मुझ पर संत स्टीफन हॉस्पिटल के सामने हमला हुआ था।
जिसके लिए मैंने प्राइवेट कंप्लेंट 30 हज़ारी कोर्ट में दर्ज की थी। मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम संघर्ष करते रहे तो ये गुलामी, ये गरीबी, एक दिन हम इससे आज़ाद हो जाएंगे। ये संघर्ष इसलिए ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई इसलिए ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम सही हैं और बहुत मजबूती पर हैं। बस हमको अपने अंदर के डर को हराना है, जिसके कारण हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आप सबसे मैं कह रही हूँ कि आप हिम्मत कीजिए, हम जीत चुके हैं। सिर्फ हम अपने डर की वजह से इनसे डर रहे हैं। गुरुद्वारे के निर्माण से हमारे संघर्ष को एक नई रोशनी मिली है। गुरबाणी का पाठ हम करते रहें, हम तब डर को भी हरा देंगे। स्वयं अकालपुर के हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने जब हमें रास्ता दिखाया है तो वो हमें मंजिल से भी मिला ही देंगे। देखना, एक दिन पूंजी पथरा और तुमेडी में फिर से वो खुशहाली वाली ज़िंदगी लौटेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।